हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 5 करेंगे, जो कि इसका सबसे लास्ट पार्ट होगा। और ये सारे पार्ट्स आप दोबारा रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बेहतर स्थिति में है, ऐसा क्यों कहा जा सकता है? Why can it be said that the High Court is in a better position than the Supreme Court in protecting the rights of the Indian citizens? तो ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन ये अधिकार केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिया गया है और इसे संविधान का हृदय माना गया है। लेकिन आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय है उसको ये पावर दी गई है कि वो मौलिक अधिकारों और साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों, जो अन्य लीगल राइट्स होती है, उनके उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। अतः इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का जो रिट जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 32 से अधिक व्यापक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? व्हाट इज इंक्लूडेड अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? तो इसका आंसर है न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना और अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना। तो अगर न्यायालय के आदेश, निर्णय या निर्देश की जानबूझकर अवहेलना की गई हो या फिर न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला व्यवहार या भाषा का प्रयोग किया गया हो, जैसे न्यायाधीशों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की गई हो, तो ऐसी चीजों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? व्हाट इज द प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित नीति पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल अपना मत नहीं देना होता है। भारत के न्यायाधीश को साधारण बहुमत से नहीं हटाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार है? व्हाट पावर्स डज द कोर्ट हैव इन जुडिशियल रिव्यू? तो इसका आंसर है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई कानून संविधान का पालन नहीं कर रहा है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है न्यायालय, या फिर उसको शून्य या रद्द किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स? तो इसका आंसर है आर्टिकल 134 को मिलाकर आर्टिकल 132 को पढ़ना। तो आर्टिकल 132 के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 132 के अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि किसी उच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या की हो या मौलिक अधिकारों या केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा कोई प्रश्न उठाया हो और वह निर्णय अंतिम हो, तब उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। लेकिन ऐसी अपील के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र देना होगा और ये प्रमाण पत्र आर्टिकल 134A के अंतर्गत जारी किया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? व्हेन कैन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द इंडियन सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है यदि विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखा जाए।
तो यदि कोई संशोधन मौलिक अधिकारों को कमजोर करता है या फिर भाग 3 से हटाकर इसको कहीं अन्यत्र रखा जाता है या फिर उनके इन्फोर्सेबल जो बिहेवियर है उसको समाप्त करता है, तो ऐसा संशोधन जो संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध होगा और सर्वोच्च न्यायालय उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। हु इज द फोर्थ वुमेन जज हु वाज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2010। तो इसका आंसर है जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, इनको अपने विशिष्ट योगदान के लिए जाना जाता है। इनका उपहार अग्निकांड और अरुणा शानबाग की जो इच्छा मृत्यु जो केस था उससे संबंधित ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो इसका आंसर है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपाय का प्रावधान करता है और इसमें यह कहा गया है याचिका का अधिकार लोगों को दिया है कि कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है यदि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो। आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ ली जाती है। ओथ टेकन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 124(6) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान किया गया है और हमारे संविधान की 3री अनुसूची शेड्यूल 3 में शपथ का प्रारूप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किनको अभिलेखीय न्यायालय की संज्ञा दी जाती है। इन इंडिया हु इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो इसका आंसर है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को। आर्टिकल 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया गया है और आर्टिकल 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेखीय न्यायालय का पावर दिया गया है और इन दोनों न्यायालयों को अवमानना की शक्ति प्राप्त है यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पावर होती है वो इन दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व्ड एज प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। टू हुम डज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सबमिट हिज रेजिग्नेशन। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को। तो आर्टिकल 124 सब क्लाउज 2 सब क्लाउज ए के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई न्यायाधीश अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र के द्वारा राष्ट्रपति को त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और पत्र प्राप्त होते ही उनका पद, जज का जो पद है वो रिक्त माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। इन विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द इनवायोलेबल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट का अधिकार देता है। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है और आर्टिकल 227 उच्च न्यायालय के अधीक्षण शक्ति का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। In which case the Supreme Court expressed the view that the fundamental rights enable a person to design his life as he deems best। तो इसका आंसर है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस था और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था के सुब्बा राव और इसमें ये निष्कर्ष ये निकला था इसका रिजल्ट कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन ए क्यूरेटिव पिटीशन बी फाइल्ड इन इंडिया।
तो इसका आंसर है आर्टिकल 137 के अंतर्गत। आर्टिकल 137 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसकी जो समीक्षा याचिका है वो खारिज होने के बाद भी न्याय नहीं हुआ है, तो वह सुधारात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुधारात्मक याचिका का प्रावधान सर्वप्रथम किस मामले में लाया गया था? इन विच केस वॉज द प्रोविजन ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस? तो इसका आंसर है रूपा अशोक हुर्रा मामले में। रूपा अशोक हुर्रा मामला 2002 में ये आया था और इसकी पीठ के जो जजेस थे, जो बेंचेज में जो जज थे वो थे BN कृपाल, SP भरूचा, J सैयद शाह, महमूद कादरी। और इसका मुख्य निष्कर्ष ये था कि यदि समीक्षा याचिका खारिज हो चुकी हो और न्याय का उल्लंघन हुआ हो तो सुधारात्मक याचिका को दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार है? व्हाट पावर डज द कोर्ट हैव इन जुडिशियल रिव्यू? तो इसका आंसर है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे अवैध या असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज्ड बाय? तो इसका आंसर है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। तो भारत में जो न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32, आर्टिकल 137, आर्टिकल 131 टू आर्टिकल 133 के अंतर्गत एक्सरसाइज की जाती है, और ये उच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 के थ्रू एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से उद्गृहित किया गया है? फ्रॉम वेयर हैज जुडिशियल रिव्यू बीन बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब ये न्यायिक पुनर्विलोकन जो होता है ये क्या होता है? तो न्यायालयों की वह शक्ति है जिससे वो असंवैधानिक कानूनों को शून्य घोषित कर सकते हैं और मौलिक अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनराविलोकन का प्रावधान कहाँ कहाँ है? वेयर इज द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू? तो इसका आंसर है इन बोथ इंडिया एंड USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या आधार है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स? तो इसका आंसर है आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी केस में अगर कोई सिद्धांत घोषित किया गया, कोई प्रतिपादित किया गया कोई सिद्धांत, तो भारत के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे उस पर यह बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा संसद की विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय के विनियमन के लिए नियमों का उपबंध किसके अंतर्गत करता है? अंडर विच प्रोविजन इज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ बाय पार्लियामेंट? तो इसका आंसर है आर्टिकल 145। आर्टिकल 145 में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के जो विनियमन है उनके नियम निर्माण हेतु इनका प्रावधान किया गया है। और ये आर्टिकल 145 यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय अपने वादों की सुनवाई की जो प्रक्रिया है उसका निर्धारण कर सकता है, अपने जो बेंचेज हैं, पीठों के गठन की प्रक्रिया है उसको तय कर सकता है, और अपने आंतरिक कार्य के संचालन हेतु नियम बना सकता है। लेकिन ये सारे के सारे कार्य वो संसद के लॉ के अंतर्गत ही करेगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही ये संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा यहाँ के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की जाती है? अंडर विच आर्टिकल द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स? तो इसका आंसर है आर्टिकल 146। आर्टिकल 146 में
उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और ये संसद द्वारा जो बनाए गए लॉज हैं उसके अधीन रहकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावकत्व किसमें निहित है? द गार्जियनशिप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन। तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? विच केसेस कम अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर है मूल अधिकारों का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो मूल अधिकारों का जो प्रवर्तन है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में भी आता है और आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी इन्फोर्स इसको कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? Who has been given the power to extend the jurisdiction of the Supreme Court of India in relation to any subject included in the union list of the legislative powers? तो इसका आंसर है संसद को, पार्लियामेंट को। आर्टिकल 138 में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता है उसका विस्तार संसद के द्वारा किया जा सकता है और ये संघीय सूची में समाविष्ट विषयों पर, मतलब जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर यह किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? Who has the right to transfer a case pending in any court of the country to another court? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 139A के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी केस में संविधान की व्याख्या से संबंधित समान प्रश्न विभिन्न न्यायालयों में लंबित है तो ऐसे केसेस को सर्वोच्च न्यायालय ट्रांसफर कर सकता है। ये किसी भी एक न्यायालय में इसको केंद्रित कर सकता है, इसको ट्रांसफर कर सकता है। आर्टिकल 142 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी केस को स्थानांतरित, समेकित या पुनर्निर्देशित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PIL का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL? तो PIL का पूरा नाम क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको कि जनहित याचिका हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज स्टार्टेड बाय। तो इसका आंसर है बाय जुडिशियल इनिशिएटिव, न्यायिक पहल के द्वारा। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर ने की थी और इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TDSAT के निर्णयों को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? वेयर कैन द डिसीजंस ऑफ TDSAT बी चैलेंज्ड? तो इसका आंसर है हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट दोनों में। TDSAT क्या है? तो इसका पूरा नाम है टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल और इसका कार्य ये है कि यह दूरसंचार, प्रसारण और सूचना जो प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित विवादों का निपटारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को ये एक अभिदेशन किया है। Consultation for the appointment and transfer of judges of the Supreme Court and High Court, the President has made a mandate to the Supreme Court regarding the procedure। तो इसका आंसर है खंड 1 अनुच्छेद 143 के तहत, यानी कि आर्टिकल 143 सब क्लाउज 1 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 143(1) के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी, जस्टिस फातिमा बीबी एम फातिमा बीबी भारत की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी और उच्च न्यायपालिका में भी नियुक्त होने वाली ये पहली मुस्लिम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है KG बालाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया?
तो इसका आंसर है वाईवी चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। इनका कार्यकाल 7 वर्ष का था और 142 डेज का था। और इनके समय के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कार्य करने वाले न्यायाधीश कौन थे? हु वॉज द जज हु सर्व्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका कार्यकाल 18 दिन का था, जो सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल है। और सेवानिवृत्ति की आयु सीमा के चलते, यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष थी, उसके चलते इनका कार्यकाल सीमित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पहला चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? When was the first mobile court inaugurated in the country? तो इसका आंसर है 4 अगस्त 2007 को केजी बालकृष्णन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और इसका उद्घाटन मेवात हरियाणा से किया गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और से ज़्यादा वीडियो लेकर आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।